नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैरत अंगीज कहानी की जिसमें कुछ व्यापारी एक पूरे मुल्क के मालिक बन बैठे। सोचकर देखिए, ब्रिटेन की एक ट्रेडिंग कंपनी ने कैसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। और इस पूरी कहानी का जो केंद्र था वो था पूर्वी भारत, जहां कुछ ऐसे दांव चले गए जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? व्यापारियों की एक कंपनी शासक कैसे बन गई? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा 17वीं और 18वीं सदी के बिहार में चलते हैं। उस वक्त बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि व्यापार का एक ऐसा गढ़ था जिसकी दौलत यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी ओर खींच रही थी। मैदान में देखिए, कई खिलाड़ी थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए, उनके पीछे पीछे डच, फिर अंग्रेज और आखिर में तो डेनिश लोग भी इस दौड़ में शामिल हो गए। शुरुआत में ये सब कुछ बस एक कारोबारी मुकाबला था और कुछ नहीं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है कि अंग्रेज ना तो पहले थे और ना ही अकेले। असल में डचों ने तो 1632 में ही पटना में अपनी एक मजबूत कोठी बना ली थी। अंग्रेजों को तो इसमें सफलता मिलते मिलते 1651 आ गया। ये होड़ दिखाती है कि उस वक्त यहाँ कितना जबरदस्त कंपटीशन था। तो आखिर इन सब कंपनियों को यहाँ चाहिए क्या था? जवाब था शोरा। शोरा यानी सॉल्ट पीटर, जो बारूद बनाने के लिए उस जमाने में सोने जैसा कीमती था। इसके अलावा दुनिया भर में मशहूर सूती कपड़े और वो मसाले जिनकी यूरोप में जबरदस्त मांग थी। बिहार इन चीजों का खजाना था और हर कोई इसे पाना चाहता था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान अब सिर्फ व्यापार से हटकर जमीन और सत्ता पर टिकने लगा था। उनके इरादे पूरी तरह से बदल रहे थे। अब देखिए ये बदलाव कितना बड़ा था। कंपनी जब आई थी तो उसका लक्ष्य था सिर्फ माल का व्यापार करना और मुनाफा कमाना। लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा जमीन पर कब्जा करने और राजनीतिक ताकत हासिल करने की बन गई। ये एक व्यापारी के शासक बनने का सफर था। इस पूरे खेल में एक बड़ा मोड़ आया 1717 में, जब मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी किया। इस फरमान ने कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने जैसे कई बड़े अधिकार दे दिए। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने कंपनी के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए थे। तो अब वक्त है उस दौर में जाने का जहां छोटे मोटे कारोबारी झगड़े एक खुली जंग में बदल गए। ये बंगाल की लड़ाई थी जिसने आने वाले कल में भारत का भविष्य तय कर दिया। उस वक्त सत्ता के केंद्र में कौन थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम जैसे शासकों ने कंपनी की बढ़ती ताकत को पहचाना और उसे सीधी चुनौती दी, और यहीं से टकराव की असली शुरुआत हुई। तो बात है 1756 की। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी की मनमानी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान ब्लैक होल या कॉल कोठरी की वो कुख्यात घटना हुई। कहा जाता है कि कई अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया और उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई। इस एक घटना ने अंग्रेजों के अंदर बदले की आग को जैसे भड़का दिया। और इसी बदले की आग का नतीजा था 1757 का प्लासी का युद्ध। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन सच कहूं तो ये कोई आम लड़ाई थी ही नहीं। ये तो एक सोची समझी साजिश थी। नवाब के अपने ही सेनापति जैसे मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिले और बीच मैदान में धोखा दे दिया। ये एक ऐसी जीत थी जो तलवार से नहीं बल्कि धोखे से हासिल की गई थी। अब मीर जाफर के बाद जो नवाब बने मीर कासिम, उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से निकलने की एक जबरदस्त कोशिश की। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी ताकि अंग्रेजों के दखल से दूर अपनी ताकत बढ़ा सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधी सीधी चुनौती थी। और इसी का नतीजा था 1764 का बक्सर का युद्ध। अब देखिए, ये प्लासी की तरह कोई धोखा या साजिश नहीं थी। ये थी एक असली आमने सामने की लड़ाई। एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना, और दूसरी तरफ कंपनी की छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड सेना। अंग्रेजों की जीत ने यह साफ कर दिया कि अब वो इस इलाके की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हैं। बक्सर की जीत के बाद अब यह लगभग तय हो चुका था कि कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रहेगी, वह अब शासक बनेगी, और यहीं से एक नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। और इस बदलाव पर जो आखिरी मुहर लगी वो थी 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। इस संधि ने कानूनी तौर पर सत्ता मुगल बादशाह के हाथों से निकालकर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी।
तो सवाल यह है कि संधि से कंपनी को मिला क्या? उन्हें मिले दीवानी अधिकार। अब ये दीवानी क्या चीज थी? सीधे सीधे कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का पूरा हक। यही कंपनी के शासन की आर्थिक बुनियाद बनी। सोचिए, इतने बड़े बेशकीमती अधिकारों के बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को क्या दिया? सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना। ये दिखाता है कि कैसे एक पूरे साम्राज्य का सौदा महज एक लेन देन में सिमट कर रह गया था। तो अब कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत भयावह थे। उन्होंने एक दोहरी सरकार की अजीब सी व्यवस्था बनाई। मतलब टैक्स कंपनी वसूलेगी, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब की होगी। इस सिस्टम ने ऐसी अराजकता पैदा की कि 1770 में बंगाल और बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आखिरकार इस सिस्टम को खत्म किया गया और नवाब सिर्फ नाम के शासक बनकर रह गए। और ये पूरी कहानी हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ये हमें सत्ता, मुनाफे और शासन के बारे में क्या सिखाती है? जब कोई कॉरपोरेशन जिसका पहला और आखिरी मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना हो, वो किसी देश को चलाने लगे, तो आखिर होता क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।